Let's move to the other topic which is called transportation. अब हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब देखिए, सिंथेसिस का मतलब समझिए. सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी. अब जैसे आपका खाना किसी एक पार्ट में बन रहा था, आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के एक ऑर्गन में हो रहा था, लेकिन अब इनके जो कंटेंट हैं वो पूरी बॉडी में कैरी किए जाते हैं. तो ये जो कैरी करने का प्रोसेस है इसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और ये ब्लड के थ्रू होता है. ब्लड इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर बॉडी. ये इसलिए लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसके थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और ये आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे पार्ट से. यानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके हर बॉडी को ये रीच करता है और कनेक्ट करता है एक दूसरे से. सो लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन में आएगा सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम्स. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. अब सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है. सो ब्लड इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. और ब्लड के अंदर होते हैं हमारे ब्लड वेजल्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ ब्लड स्ट्रीम्स होता है. यानी ब्लड में जो जो चीज़ें कैरी होती हैं वो सारी ब्लड वेजल्स के थ्रू फ्लो होती हैं. देन कम्स टू हार्ट. अब हार्ट एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो आपके ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करता है. यानी हार्ट ही है जो अच्छे ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है आपकी बॉडी के हर पार्ट तक. तो आप समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में. Now we will discuss about blood. Blood have two parts, blood plasma and blood corpuscles. ब्लड प्लाज्मा के अंदर आते हैं आपके सीरम एंड फिब्रिनोजन, जबकि ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर आते हैं आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं. अब हम सबसे मेजरली डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. लेट अस डिस्कस देम. रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं और डिस्क इन शेप होती हैं. तो इनकी शेप कुछ ऐसी होती है. एपियर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. अब देखो, आपके ब्लड का जो रेड कलर है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इनका रेड कलर अपियर कराने के लिए. तो इसलिए हमारे ब्लड को ये रेड कलर का अपियर कराती हैं. ठीक है. उसके बाद आती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं, यानी हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में ज़्यादा हेल्प कराती हैं. सो दे आर लार्ज एंड न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस. कलरलेस कह सकते हैं या फिर वाइट कलर्ड भी कह सकते हैं. और जबकि रेड ब्लड सेल्स अनन्यूक्लिएटेड हैं और वाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं. उसके बाद प्लेटलेट्स आता है. प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स और इन जिनका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में. जब हमें कहीं भी कोई भी कट लग जाता है तो हमारा ब्लड थोड़ी देर बाद अपने आप वहाँ से बहना बंद हो जाता है. वो होता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से. वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्लॉटिंग करवाते हैं और ब्लड का जो फ्लो हो रहा था उसे बंद कर देते हैं. अब ये फ्लो बंद नहीं होता है तब वो एक अलग तरीके की डिसीज होती है. अबाउट दैट वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस. ओके. तो हम तीनों चीज़ों का रोल समझ गए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अब हम डिस्कस करते हैं इन्हें और डिटेल में. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की, किस किस तरीके की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और ये क्या क्या काम करती हैं. तो ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज. ब्लड वेसल्स सिंपल पाइप्स हैं जो हमारे वाटर, घर में भी जो हमारा वाटर फ्लो होता है उसमें हमें पता है कि एक पाइप सिस्टम होता है, उसमें वाटर का फ्लो होता है. उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक पाइपिंग सिस्टम है जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है. तो अब कुछ बेसिक टर्म्स हम याद कर लेते हैं. जैसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसे हम एरोटा कहते हैं. ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. और जो लार्जेस्ट वेन है उसे हम वेना केवा कहते हैं. और जो ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड वो हम पल्मोनरी वेन कहते हैं. यानी आर्टरी मोस्टली ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट एक आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. वैसे ही वेन्स ज़्यादातर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक वेन जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है उसे हम पल्मोनरी वेन कहेंगे. अब हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के डिफरेंस को समझते हैं और इनके फंक्शनिंग को समझते हैं. आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. अब देखिए,
अवे फ्रॉम हार्ट का मतलब हो गया कि हार्ट से दूर ले जाती हैं, ठीक है। तो हार्ट से दूर तो वही वाला ब्लड जाएगा ना जो हार्ट पंप करेगा, ठीक है। और हार्ट हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। उसके बाद प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पास्ड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब आप समझ गए आर्टरी का फंक्शन है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना, और एक आर्टरी जो थी पल्मोनरी आर्टरी, उसके अलावा सारी आर्टरीज और ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद सेमी ल्यूनर वॉल्स आर एब्सेंट। अब देखिए सेमी ल्यूनर वॉल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी इन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये इसमें एब्सेंट होते हैं। इनके बारे में अभी हम डायग्राम के थ्रू हेल्प डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको बहुत इजीली समझ में आए कि ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं क्या और इनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। प्रेशर इज हाई। अब देखो इस ब्लड को हमें बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है। अब बॉडी के हर पार्ट तक किसी चीज़ को पंप करके पहुंचाया जा रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ली जा रही होगी, और इसीलिए उसमें प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। अब वेन्स की बात करते हैं। वेन्स कैरी ब्लड्स टुवर्ड्स द हार्ट। अब वेन्स वो वाला ब्लड कैरी करती हैं, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट की तरफ, ताकि उसे ये दोबारा ऑक्सीनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करा सकें, ठीक है। तो ब्लड वेन्स जो हैं वो हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी सेल्स का ब्लड वापस ले जाती हैं हार्ट की तरफ, और हार्ट में इनके ऑक्सीजनेशन के लिए उस ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक है। अब इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पास्ड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि बाकी अदर वेन्स इम्प्योर और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब इसमें सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर प्रेजेंट होती हैं ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक सकें, क्योंकि इसका प्रेशर लो होता है इसलिए ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। अब जहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ पे बैक फ्लो के कोई चांसेस नहीं है, इसीलिए आर्टरीज में सेमी ल्यूनर वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं और वेन्स में सेमी ल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज कुछ नहीं, सिंपल सी कनेक्शन है आर्टरीज और वेन्स का, जो लिंक बनाती हैं आर्टरीज और वेन के अंदर। जब आर्टरीज और वेन किसी भी जगह लिंक हो जाती हैं तब हम उस स्ट्रक्चर को कैपिलरीज कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरीज कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि ये आर्टरी और वेन को लिंक करती हैं। तो आर्टरी आपकी पहले है, तो आर्टरी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरी है वो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, जबकि वेन्स आपकी बाद में है, तो जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्स आर एब्सेंट। अब इसमें किसी भी तरह के सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी आर्टरीज की तरह एब्सेंट सेमी ल्यूनर वॉल्व की तरह होती हैं, ठीक है। देन प्रेशर इज फॉलिंग। अब ना ही इनका प्रेशर हाई होता है ना ही लो होता है, इनका प्रेशर कंटिन्यूसली फॉलिंग होता है, यानी जो इनका एवरेज प्रेशर होता है उससे कहीं ना कहीं कम होता रहता है। तो आप तीनों की फंक्शनिंग समझ गए, तीनों का डिफरेंस समझ गए। अब हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं अबाउट द वॉल्व्स कि वॉल्व्स की फंक्शनिंग कैसे होती है। अब हम समझते हैं फंक्शनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। अब देखो वेन्स में हमेशा प्रेशर लो होता है जबकि आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है। तो जब आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होगा तो वो हाई प्रेशर की तरफ वजह से यूनी डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शनल में ब्लड फ्लो करता जाए, जबकि वेन्स में प्रेशर हमेशा लो होता है। तो प्रेशर लो होने की वजह से हो सकता है कि ये आपका ब्लड है वो बैक फ्लो कर जाए। अब इस बैक फ्लो को रोकने के लिए इस तरीके स्ट्रक्चर जिसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये ब्लड एक वॉल्व को पास कर जाता है तब ये वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाते हैं ताकि ये ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये ब्लड फ्लो होता रहता है और ये वॉल्व्स क्लोज या ओपन होते रहते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम इन ब्रीफ। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट्स की हम बात करेंगे, लंग्स, हार्ट एंड सेल्स। लंग्स क्या है? जहाँ पे ऑक्सीजन यानी गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो कि मिक्सअप करती हैं गैसेस का हमारे ब्लड में। दूसरा ऑर्गन है हार्ट, जो उस ब्लड को पंप करेंगी टुवर्ड्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। और तीसरी चीज़ है सेल्स। सेल्स यानी वेरियस बॉडी पार्ट्स की सेल्स जो उस ब्लड को यूज़ करेंगी। तो लंग्स में हम पहले ही समझ गए थे कि एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं। एल्वुलाई किस तरीके से ऑक्सीजन को खींच रही थी ब्लड से और ब्लड उसी ब्लड में ऑक्सीजन को एडअप कर रही थी, वो हमने डायग्राम के थ्रू समझा था। अब देखिए एल्वुलाई, ये लंग्स है, इसमें एल्वुलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड को या तो खींचा या तो उसमें ऑक्सीजन को मिलाया। अब देखिए
जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है और जो आपका राइट साइड ऑफ हार्ट है, उसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आपके हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड मूव करेगा, जबकि राइट साइड ऑफ ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड मूव करेगा। ठीक है, तो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है सेल्स में। सेल्स इस ब्लड से ऑक्सीजन को यूज करेंगी और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन में डाल देंगी। ठीक है, अब ये ब्लड जो कि डीऑक्सीनेटेड है, यानी अब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो चुका है, तो वो अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी वीना केवा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद ये ब्लड मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड मूव करेगा आपके लंग्स में, और इस लंग में इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने के बाद यहाँ पे इसमें वापस से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, यानी यही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वलाई खींच लेगी और वापस नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकाल देगी। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन का एडअप कर देगी और दोबारा से इसमें इसको डीऑक्सीनेटेड बना देगी। ऑक्सीनेटेड बनाने के बाद ये ब्लड आपका दोबारा लेफ्ट एंट्रियम में आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। अब यहीं से हम सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अब आपका ये सर्कुलेशन है, जब वो एक साइकिल में कंप्लीट होगा तो हम उसे सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे, और यही सर्कुलेशन जब डबल साइकिल में कंप्लीट होता है तब हम उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दिस इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट हमेशा 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट की भी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कपड़ों की वेराइटीज़ होती हैं वैसे हार्ट की भी वेराइटीज़ होती हैं। तो हार्ट या तो 4 चैम्बर हो सकता है, या तो 3 चैम्बर्ड हो सकता है, या तो 2 चैम्बर्ड हो सकता है। तो जो ह्यूमंस के अंदर हार्ट प्रेजेंट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या क्या ईज प्रोवाइड करता है वो समझिए। देखिए, अब 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग पाथवे से मूव कर रहा है, यानी जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, जो प्योरिटी ऑफ ब्लड है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, तो ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा है, प्योर फॉर्म में ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहा है, और जो इम्प्योर ब्लड है वो भी कायदे से लंग्स में पहुंच रहा है। ठीक है, तो कहीं भी मिक्सिंग नहीं हो रही है और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन तरीके से ब्लड का फ्लो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हेल्प हो रही है वो ये कि जो ब्लड का फ्लो है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सबकी अलग अलग फंक्शनिंग है, सबके अलग अलग ट्यूब्स हैं, और ब्लड बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और बहुत ज़्यादा रैपिडली हमारी बॉडी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का फ़ायदा है। और हमारे ह्यूमंस का हार्ट यानी मैमल्स का हार्ट, मोस्टली मैमल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड ही होता है। देन 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल का भी होता है। ओके, तो ये चीज़ हम समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि किन किन ऑर्गेनिज्म में, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म में जो हमारी एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं, उन ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के यानी कितने चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑर्गेनिज्म विच हैव टाइप्स ऑफ हार्ट, यानी किसमें कितने चैम्बर्ड का हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाइसेस की बात करते हैं, जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जबकि ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, हमारे खून में गर्मी होती है। ठीक है, देन कम्स टू एम्फीबियंस, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी सिंगल सर्कुलेशन तो कंप्लीट होता है बट डबल सर्कुलेशन है वो इनकम्प्लीट होता है, और ये अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। देन रेप्टाइल्स, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, और इनके अंदर भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देन कम्स टू एप्स, एप्स 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एप्स के अंदर मोस्टली आपके बर्ड्स वगैरह आते हैं, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। देन कम्स टू मैमल्स, एग्जाम्पल वी ह्यूमंस, तो इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डायग्राम के थ्रू से, लेकिन एक बार फिर से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। देखो, तो जो चैम्बर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, दे प्रिवेंट इन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द ब्लड, मोर रेस्पिरेशन विल बी लीडिंग टू मोर एटीपी प्रोडक्शन। अब देखो, जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा उतना ज़्यादा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
फॉस्फेट प्रोड्यूस होंगे, और जितनी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी आपकी सेल्स उतना ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर पाएंगे। देन इफेक्टिव ब्लड विल बी सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। तो ब्लड प्रेशर दो तरीके होते हैं, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट है एरोटा। एरोटा आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पल्मोनरी आर्टरी आपके डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स की तरफ। पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट की तरफ। उसके बाद राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम की पोजीशन आप समझ ही गए हैं। देन सुपीरियर वेना केवा, अब ध्यान से सुनिए इसकी फंक्शनिंग। सुपीरियर वेना केवा जो आपके अपर बॉडी पार्ट्स हैं, यानी हेड, नेक, चेस्ट, इससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स की तरफ और फिर उसको ऑक्सीनेटेड करता है। सो अपर पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे कैरी करता है आपका सुपीरियर वेना केवा। देन वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट है उनकी पोजीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। और दिस क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वॉल्व कॉज साउंड्स। ओके। देन पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है between right ventricle and pulmonary artery. Then comes to mitral valve. Mitral valve present होता है located between लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पोजीशन आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए, इफ़ मेंशन करने को आती हैं तो आप आराम से उन्हें मेंशन करके आइए, इसलिए आप हर वॉल्व की पोजीशन याद रखिए कि वो कहाँ पे और किस जंक्शन पे प्रेजेंट है। देन कम्स टू एरोटिक वॉल्व। एक और वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे जिसे हम एरोटिक वॉल्व कह रहे हैं। ये प्रेजेंट होती है आपकी बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा। तो आई होप आप सबकी फंक्शनिंग समझ गए होंगे और सबकी वॉल्व, सारे वॉल्व की पोजीशन समझ गए होंगे कि कहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस अदर टॉपिक दैट इज लिम्फ। लिम्फ comprises lymphatic system and which consist of lymph fluid, lymph vessels and lymph nodes. lymph nodes वो होते हैं जहाँ पे lymph कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। this connection forms nodes और उन्हें हम lymph node कहते हैं। ठीक है। अब functions of lymph को समझते हैं। lymph तीन functions में हेल्प करते हैं, फ्लूइड बैलेंस में, फैट ट्रांसपोर्ट्स में और इम्यून सिस्टम में। फ्लूइड बैलेंस में ये करते हैं ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होते हैं टिश्यूज में, वहाँ आपका जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसे वापस ड्रेन बैक करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में। देन ये फैट ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लिम्फ कैरीज फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम। अब जो फैट आपका डाइजेस्ट हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे ये कैरी करते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में। तो ये फैट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम ट्रैप करते हैं, और फॉरेन पार्टिकल यानी पैथोजेनिक पार्टिकल, उन्हें आपका इम्यून सिस्टम ट्रैप करता है और लिम्फेटिक फ्लूइड में भेजता है। लिम्फेटिक फ्लूइड उन पैथोजेनिक पार्टिकल को डिस्पोज कर देते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाते। तो ये तीन तरीके के सिस्टम है जिसे कैरी करता है हमारा लिम्फ। ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कुछ इस तरीके से होता है, इट्स डन बाय स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू विच आर एज फॉलोज। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हमने बात कर ली कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसी ट्रांसपोर्टेशन की हम प्लांट्स में बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर दो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अब जाइलम क्या करेगा, ये बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए, जाइलम आप जल से याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, और फ्लोएम आप फल से याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब पढ़ते हैं, देखो जाइलम इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब देखो, ये जो वाटर और मिनरल्स हैं
ये आपकी रूट्स एब्जॉर्व करती हैं थ्रू सोइल, ठीक है। तो अब रूट से ये लीव्स की तरफ ले जाएगा मिनरल्स और वाटर को। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, ये ज़्यादातर डेड एलिमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल, अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है, तो इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल है। उसके बाद जाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं। देन फ्लोएम, इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो प्लांट्स हैं उनमें फूड का जो प्रिपरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं पे प्रेजेंट होता है, और लीफ से इस फूड को ट्रांसफर करता है वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शनल, ठीक है। इज कंपोज्ड ऑफ मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। फ्लोएम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्लोएम फाइबर्स जो कि डेड होते हैं, देन सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एक्सक्रीशन। So let us discuss about excretion and its functioning in human body as well as plants. We will discuss about process of excretion in human body. तो excretion में क्या होता है वो हम समझते हैं। Process of removal of metabolic waste from body such as carbon dioxide, excess mineral or salt, excess water, nitrogenous waste like urea, ammonia and uric acid. अब देखिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट में या तो अनयूज्ड प्रोडक्ट रिमूव होते हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं, जिनकी क्वांटिटी या तो एक्सेस में वो चीज़ रिमूव करेंगे हम, या फिर जो वेस्ट हो चुकी है वो चीज़ रिमूव करेंगे, ओके। तो एक्सक्रीशन में एक्सेस चीज़ें रिमूव होंगी या फिर वेस्ट चीज़ें रिमूव होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, इसे हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसका रिमूवल करते हैं हम। देन एक्सेस मिनरल और सॉल्ट का रिमूवल करते हैं। सॉल्ट का रिमूवल हम स्वेटिंग के थ्रू भी करते हैं। देन एक्सेस वाटर जो कि स्वेटिंग के थ्रू होता है आपका रिमूव। देन नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर स्वेटिंग और यूरिन के थ्रू रिमूव होता है। देन नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड जो आपके फीकस या यूरिन में प्रेजेंट होते हैं या समटाइम्स आपके बॉडी स्वेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन के बाद फंक्शन ऑफ किडनीज का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, किडनीज क्या करती हैं, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं। रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, अब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में है, उन्होंने हमने ड्रग्स बोला है, उस ड्रग्स को ये रिमूव करती हैं हमारी बॉडी से, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस के रिमूवल में हेल्प करती हैं किडनीज। बैलेंस द बॉडी फ्लूइड्स, अब जो भी इम्बैलेंस कैरी होता है ड्यूरिंग एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, बहुत सारे फिल्ट्रेशन चलते हैं, उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो इम्बैलेंस अकर होता है उस इम्बैलेंस को ये बैलेंस करती हैं, यानी बैलेंस द बॉडी फ्लूइड्स। रिलीज हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और फिर उसी फिल्ट्रेशन के थ्रू ये ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन्स। अब देखो, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को प्रोड्यूस करती हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स में हेल्प करती हैं। देन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करती हैं, जितना हमारी बॉडी के लिए नीडेड है ये उतना प्रोडक्शन कैरी करवाती हैं। These are the roles of kidneys. Now we will discuss about functioning of kidney, कि किस तरीके से उनमें जो नेफ्रॉन्स यानी फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट है वो किस तरीके से वर्क करती है फिल्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन की। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू वोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी में एक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है, एक नहीं बल्कि न्यूमेरस होती हैं, तो इन्हें हम अब विमेंस कैप्सूल में आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन चलता है, जिसमें क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के आसपास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो रीएब्जॉर्प्शन करती हैं। जैसे अगर आपके एक्सेस वाटर फिल्टर हो चुका है या यूजफुल ग्लूकोज, अमीनो एसिड फिल्टर हो चुके हैं, तो उन्हें ये वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। देन कम्स टू ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबुल विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। अब आपका ये जो कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है, इसमें ट्यूबुलर सेक्रीशन से इससे
सारा सेक्रीशन इकट्ठा होता है, उसके बाद ये यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में इकट्ठा होने के बाद पास आउट होता है आपकी बॉडी से। दिस इज वी कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की, कि हीमोडायलिसिस किस तरीके से होता है या हीमोडायलिसिस एक्चुअली है क्या। हीमोडायलिसिस को हम टर्म देते हैं आर्टिफिशियल किडनीज। ये आर्टिफिशियल किडनीज नहीं होते हैं, यानी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज नहीं होते हैं। ये एक तरीके की मशीन होती है जिससे आपका ये फिल्ट्रेशन होता है। दिस इज हाउ फिल्ट्रेशन इज डन इन लिविंग ह्यूमन बॉडी, कि किस तरीके से आपकी नॉर्मल किडनीज जो फंक्शन कर रही हैं नेफ्रॉन की हेल्प से, वो तो इस तरीके से होता है। लेकिन इन केस ऑफ किडनी फेलियर या फिर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें हम हीमोडायलिसिस की हेल्प लेते हैं, यानी डायलिसिस ऑफ ब्लड होता है। ये डिपेंड करता है कि किसकी किडनी कितनी फंक्शनिंग है। अगर किडनी पूरी तरीके से पुअरली डैमेज्ड है तो हो सकता है डायलिसिस पर डे, या फिर और अगर किडनी थोड़ी बहुत फंक्शनिंग है तो ये पर वीक या पर मंथ में भी जा सकता है। तो हम समझते हैं कि हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनीज में होता क्या है। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस योर ब्लड पासिस थ्रू ट्यूब इनटू एन आर्टिफिशियल किडनी और फिल्टर। अब देखिए, एक ट्यूब को आपके हैंड या किसी भी बॉडी पार्ट से कनेक्ट किया जाता है और फिर उससे आपके ब्लड को इकट्ठा करके उस मशीन के अंदर पहुंचाया जाता है। उस मशीन के अंदर जिस तरीके से आपके नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कर रहे थे, उसी तरीके से सीथ लाइक प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं और उस फिल्टर ब्लड को आपकी बॉडी में अगेन ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम अनदर ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू मशीन, filtrate of machine and to your body. So this is how it works. The filter called a dialyzer is divided into two parts separated by a thin wall. As your blood passes through one part of the filter, special fluid in the other part draws out waste from your fluid. अब देखिए, तो जो दूसरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जो वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और आपके ब्लड को फिल्टर करता है, यानी प्योर बनाता है। देन योर ब्लड देन गोज बैक टू इनटू योर बॉडी पार्ट थ्रू ट्यूब, और उसके बाद आपका ब्लड दोबारा से आपके बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। दिस इज हाउ आर्टिफिशियल किडनीज वर्क। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन। अब प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, और प्लांट किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हमने इनिशियल फेज में ही बात करी थी चैप्टर के, कि स्टोमेटा हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, और जब एक्सेस गैस का डिफ्यूज आउट करना होता है तो ये स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज आउट होते हैं, यानी एक्सक्रीट होती हैं। देन कम्स टू नेक्स्ट लाइन, दैट इज एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये लीव्स की सरफेस के थ्रू होता है। जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है तो आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, वाटर वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट से बाहर पास आउट होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स कैन इवन लॉस सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड bark ऑफ ट्रीज। अब प्लांट्स में जो ऑटम सीजन में हम देखते हैं कि प्लांट्स का जो पतझड़ होता है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स की जिसमें प्लांट्स की रीजनरेशन होती है, और इस रीजनरेशन से पहले वो अपने डेड पार्ट्स को पास आउट करते हैं अपने प्लांट बॉडी से। ठीक है, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। अब हर प्लांट के अंदर सेल्यूलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने वेस्ट पार्टिकल को स्टोर कर लेते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम सेल्स। अब जो अदर वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स, ये आपकी ओल्ड जाइलम सेल्स में स्टोर होती हैं, आपकी नहीं प्लांट्स की। ठीक है, देन प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और जो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, ये अपने आसपास की जो सॉइल होती है सराउंडिंग जहाँ पे ये खड़े हैं वहीं पे सेक्रेट करते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, और जो भी डाउट आपके रहेंगे इसके बाद आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, लाइन बाय लाइन रीड करिए। जो भी आपके डाउट रहेंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उनका वहीं पे क्लियर किया जाएगा। और जो भी चेंजेस या जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके हैं उनके बारे में बताइए, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।